मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आयकर विभाग ने AIS अर्थात एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करदाताओं के हित में कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टैक्सेस ने इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सोमवार से यह सुविधा सारे करदाताओं को उनके इंटरनेट पर अवेलेबल उनकी वेबसाइट पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यह सुविधा दे दी गई है। क्या है ये सुविधा AIS की? आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आयकर विभाग प्रत्येक करदाता द्वारा गत वर्ष में या फाइनेंशियल ईयर में किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग सोर्स एजेंसीज के द्वारा कराता है। ये सोर्स एजेंसीज बैंक भी हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, कोई अस्पताल हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है, सब रजिस्ट्रार हो सकता है, बैंक हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। तमाम तरह की सोर्स एजेंसीज हैं जिन्हें की एनुअल स्टेटमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। तो जो एजेंसीज एनुअल स्टेटमेंट्स फाइल करती हैं उन्हीं स्टेटमेंट्स के बेस पर प्रत्येक करदाता का एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब इस एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपकी करदाता द्वारा की गई खरीद फरोख्त, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व नहीं है फिर भी, जैसे यात्राएं, विदेश यात्राएं, बैंकों से मिलने वाला ब्याज आदि आदि प्रदर्शित रहता है। अब करदाता को यह देखना होता है कि उसके AIS में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं वो इन्फॉर्मेशन उसी करदाता की हैं या नहीं है। तो अभी तक करदाता को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशंस मिलती थी। इन इंफॉर्मेशन से अगर करदाता इत्तेफाक रखता था तो उसे एक्सेप्ट करता था, और अगर उसे लगता था कि ये इन्फॉर्मेशन उस करदाता की नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देता था। लेकिन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बाद उस करदाता को यह पता नहीं चल पाता था कि उसके द्वारा उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किए जाने के बाद आयकर विभाग ने क्या कार्रवाई की या आगे की क्या कार्रवाई उस सोर्स एजेंसी के द्वारा की गई जिस सोर्स एजेंसी ने वो कोड या वो इन्फॉर्मेशन AIS में अपलोड की थी। सोमवार से यह सुविधा लागू कर दी गई है कि अब प्रत्येक करदाता AIS का अवलोकन करें। AIS में जो इन्फॉर्मेशन सोर्स एजेंसी द्वारा फीड की गई हैं उनमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है पार्शली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन किसी भी एजेंसी द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की दी गई है वो आधी अधूरी है या पूरी सही नहीं है, तो इसमें पार्शली एक्सेप्टेबल हो गया। दूसरा हो गया एक्सेप्टिंग, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो सही है, एक्सेप्ट की जा रही हैं। और तीसरा इन्फॉर्मेशन हो गई रिजेक्शन की, कि यदि आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो AIS में दी गई वो आपकी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की आपके में गलती से डाल दी गई, तो आप रिजेक्ट करेंगे। तो जैसे ही करदाता पार्शली एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिक कोर्स में वो जो रिजेक्शन है या जो पार्शली एक्सेप्टेड इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक कोर्स में उस सोर्स एजेंसी के पास जिसने कि AIS भरा था वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और उस एजेंसी को करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। जैसे वो एजेंसी अपना करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर देगी, करदाता को पुनः अपने AIS में करेक्ट फिगर दिखाई देने लगेगी। तो आयकर विभाग अब पारदर्शिता की तरफ एक और कदम बढ़ा चला है। तो आयकर विभाग अपने करदाताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए और ऐसे करदाताओं या ऐसे फाइलर्स को जो कि करदाताओं की गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दे रहे हैं जिसके कारण स्क्रूटनी आ जा रही है, सेक्शन 147 में रीअसेसमेंट के केसेस बन जा रहे हैं, या करदाताओं को नाहक परेशान हो रहा है आयकर विभाग में, ऐसी समस्याओं को का अंत करते हुए आयकर विभाग ने CBDT ने यह निर्णय लिया है। और यह निर्णय करदाताओं के हित में है और करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं आपका टैक्स गाइड आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने AIS पे जाएं। AIS में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करें, पार्शली एक्सेप्ट करते हैं तो पार्शली एक्सेप्ट करें,
और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है तो रिजेक्ट उसे अवश्य करें। यदि आप इनडिफरेंट रहते हैं तो ये माना जाएगा कि इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी है। आपके द्वारा की गई यह कार्रवाई एक्सेप्टेंस, पार्शली एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की कार्रवाई फाइलर को पुनः प्रेरित करेगी कि वो सही इंफॉर्मेशन फाइल करे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।